आज हम लोग तीन ऐसी चीजों के बारे में बातचीत करने वाला है जो है बहुत बेसिक, लेकिन अगर आपने सिर्फ इन तीन चीजों को अपना वर्कआउट रूटीन के अंदर डाल दिया, अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दिया, तो फिर ट्रस्ट में आपकी अच्छी फिजिक्स जरूर बन जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जिम में जाकर गलती ही ये करते हैं कि वो लोग इन बेसिक्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि आप लोग किस तरह से एक प्रॉपर टेक्निक, रेंज ऑफ मोशन एंड टेम्पो फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट जल्दी मिले। रैप्स का मतलब क्या है? अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग एक रैप जैसी बेसिक चीज के बारे में क्यों बातचीत कर रहे हैं। बातचीत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि एक तो ये बेसिक है एंड कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें सीरियसली नहीं पता कि एक रैप किसे बोलते हैं, इसलिए उन लोगों को ज्ञान मिल जाएगा। एंड जो भी लोग अच्छे से एक पूरे रैप रेंज को फॉलो नहीं करते, अच्छे से टेम्पो एंड टेक्निक को फॉलो नहीं करते, वो लोग अच्छे से इस रैप सबसे बेसिक चीज को समझने के बाद उन सारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दे। इसलिए हम लोगों की एक रैप क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करना जरूरी है। एक रैप का मतलब है वन फुल साइकिल ऑफ एन एक्सरसाइज। एंड एक फुल साइकिल के अंदर दो फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेज को कॉन्सेंट्रिक मोशन बोला जाता है, जिसके अंदर मसल्स शॉर्टन होते हैं। ये लिफ्टिंग फेज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंक्लाइन डंबल प्रेस करो तो फिर उसके अंदर जब आप अपने हाथों को नीचे लेकर जाते हो, तो फिर उसके अंदर जब आपके हाथ नीचे से ऊपर जाते हैं, जब आपके बाइसेप्स छोटे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर उसे कॉन्सेंट्रिक फेज बोला जाता है। वो सबसे पहला फेज है। फिर दूसरा फेज है इसेंट्रिक मोशन। उसके अंदर मसल्स लेंथन होते हैं क्योंकि उसका जो फेज है वो लोअरिंग है। इसके अंदर आप वापस से उस डंबल को ऊपर से नीचे लेकर जाते हो एंड उसके अंदर आपके बाइसेप्स बड़े होंगे, खींचेंगे थोड़े से। वो दूसरा मोशन है। जब कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक ये दोनों ही मोशन कंप्लीट होते हैं, ये दोनों ही फेजेस कंप्लीट होते हैं, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आपने एक रैप लगाया है। अब रैप्स मैटर करते क्यों है? रैप्स इसलिए मैटर करता है क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके एक पर्टिकुलर मसल के ऊपर टेंशन आता है। एंड टेंशन जरूरी इसलिए है क्योंकि वो एक तरह का सिग्नल है ग्रोथ का, हाइपरट्रॉफी का। अगर सिग्नल नहीं होगा, अगर आप अपने मसल को तोड़ोगे नहीं, तो फिर पता किस तरह से चलेगा कि भाई आपके मसल्स को ग्रो होना है। अब अगर आप हाई क्वालिटी रैप्स लगाओगे तो फिर मसल्स भी ज्यादा बनेंगे एंड थोड़ी जल्दी से बनेंगे। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें आने वाली है, इसलिए अपनी आंखों को अच्छे से खुला रखना एंड कान को भी जगा के रखना, सो मत जाना। जिस तरह से वर्कआउट रूटीन के अंदर एक अच्छा टाइम अंडर टेंशन, टेक्निक और रैप्स फॉलो करना जरूरी है, सेम वे में डाइट के धर्म के अंदर एक अच्छा प्रोटीन पाउडर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लेते और आप चाहते हो कि आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लो, तो फिर न्यूट्राबी का ये जो नया नया आया है पी प्रोटीन फ्लेवर्ड में, इसे जरूर चेकआउट करना क्योंकि इसका जो रेट है वो बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इसका टेस्ट भी मुझे बहुत पसंद है। इसलिए आप भी इसे एक बार जरूर चेकआउट करना। मैं पर्सनली इसे अपनी हर ओट मील में डालकर पीता हूँ एंड उसमें मुझे बहुत मजा आता है। प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है। इसकी मिक्सेबिलिटी भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी है। इसलिए आपको भी इसे पानी में या तो फिर ओट मिल में डालकर पीना हो तो फिर आप ले सकते हो। चेकआउट करते समय प्रेम 10 कोड यूज करोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साइंस को हम लोग थोड़े से सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। सबसे पहले दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, दो तरह के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एक तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके अंदर एक मसल एक रेंज से गुजरता है, जिसके अंदर दो रेंजेस होते हैं, कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। इसके अंदर टेंशन सेम रहता है। फॉर एग्जांपल डंबल कर्ल्स, बारबेल बेंट ओवर रोज, इसके अंदर आप लोग एक तरह की मूवमेंट परफॉर्म करते हो ताकि आपके उस एक मसल के ऊपर टेंशन आए जिसकी वजह से वो ग्रो होंगे। फिर आता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लैंक करते हो तो फिर उसके अंदर बस ऐसे ही बैठे रहना होता है, आपको बस वो मूवमेंट को होल्ड करके रखनी होती है। वो मुश्किल है लेकिन उसके अंदर मसल्स लेंथन या तो फिर शॉर्टन नहीं होते। अब अगर आपको मसल्स ग्रो करना है तो फिर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला जो सबसे पहली चीज है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड जिम के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो सभी एक्सरसाइजेस जनरली आइसोटोनिक ही होती हैं। अब मसल ग्रोथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एडिक्वेट वेट है। अब एक इंसान था राजू नाम का, जो जिम में जाकर हर रोज वजन उठाता था, लेकिन उसने अपने ट्रेनर को पूछा कि मैं पिछले 1 साल से जिम तो जा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट भी मिले, पहले 3 महीने में मुझे अच्छे खासे रिजल्ट मिले, बाइसेप थोड़े से बने थे, लेकिन फिर फॉर सम रीजन पिछले 6-7 महीने से मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा है। अब करना क्या चाहिए? इस ट्रेनर ने पूछा होगा कि तू वेट्स अच्छे से उठाता है? उसने बोला हाँ भाई मैं उठाता तो हूँ, फिर भी कुछ होता नहीं है। सर ने पूछा कि रैप्स एंड सेट्स का मतलब क्या है? राजू ने अच्छे से जवाब दिया कि भाई
कॉन्ट्रैक्शन एंड इसेंट्रिक मूवमेंट जब हम लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो फिर उन दोनों फेजेस को अच्छे से करने के बाद हम लोग उस एक साइकिल को एक रैप बोलते हैं। सर ने बोला वाह बेटा, इंफॉर्मेशन तो है तेरे पास सारी बेसिक वाली। अब दिक्कत ये थी कि राजू को वेट्स उठाना तो आता था, लेकिन उसको ये समझ में कभी नहीं आया कि कौन से वेट से मसल्स इंक्रीज होंगे। वो बाइसेप कर्ल्स तो करता था लेकिन थोड़े से हल्के वेट में। अब वो एक लड़का था, 20 साल की उम्र थी उसकी, हट्टा कट्टा था, थोड़ा सा मोटा भी था, तो फिर वो आराम से 10 या फिर 12.5 kg से वो बाइसेप कर्ल्स लगा सकता था, लेकिन फिर भी वो 5 kg से लगाता था। अब आपको क्या लगता है कि 5 kg से एक ऐसा आदमी अगर बाइसेप कर्ल्स लगाएगा तो फिर उसके मसल्स कुछ गेन होंगे? ऑफ कोर्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको मसल्स बनाने हैं तो फिर आपको उसके ऊपर इतना वेट डालना पड़ता है कि उसको लगे कि भाई कुछ खतरनाक चीज आ रही है, जान का खतरा हो सकता है। अगर मैंने ये वेट नहीं उठाया तो फिर चांसेस है कि अगली बार इससे ज्यादा वजन मुझे उठाना पड़ेगा, एंड अगर मैंने नहीं उठाया तो फिर मेरी जान खतरे में आ जाएगी, मैं मर भी सकता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा एड्रेनलिन रश भी तो होना चाहिए दिमाग में। अब राजू जिम में जाता है, मजे मजे में जिम करता है, मजे मजे में वापस से घर आ जाता है। अब मजे मजे में बॉडी बनने नहीं वाली है, क्योंकि जिम में जाकर थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। राजू की तरह अगर आप भी हल्के वजन उठाओगे तो फिर आपके मसल्स नहीं बनने वाले। और अगर आप कुछ ज्यादा ही ईगोइस्टिक वे में बाइसेप कर्ल्स 20 या तो फिर 25 kg से लगाओगे कि भाई देखो मेरे में कितनी ताकत है, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अगर आप ज्यादा वजन उठाओगे तो फिर शायद वो इंप्रेस हो सकती हैं, लेकिन आपके मसल्स नहीं बनेंगे। इसलिए आपको अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई लड़की को इंप्रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मसल्स बनाना। ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। औकात से बाहर का अगर वजन उठाओगे तो फिर वो एडिक्वेट वेट नहीं है। औकात से बहुत कम वजन उठाओगे तो फिर वो भी एक एडिक्वेट वेट नहीं है। इसलिए आपको एक ऐसा वेट चूज करना होगा जिसके अंदर आपको एफर्ट से ज्यादा डालने पड़े। ध्यान रखना, ज्यादा एफर्ट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 2 या फिर 3 रेप्स करने हैं एंड आपने खतरनाक एफर्ट्स लगाए थे। नहीं, आपको पावर लिफ्टिंग नहीं करनी है। हम लोग यहाँ पर मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप अराउंड 6 to 15 रैप रेंज के अंदर फेलियर तक आ जाओ। अगर आप 6 की जगह पर सिर्फ 5 रेप्स करते हो ना, आप बोलते हो कि भाई देखो 5 रेप्स लगा के मैं फेलियर तक पहुंच गया, तो फिर आपने कोई तीर नहीं मारा है, क्योंकि जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो आप मैक्सिमाइज कर सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी मूर्खता की वजह से आपने नहीं की। इसलिए कृपया करके ऐसा कुछ मत करना। 6 to 15 की रैप रेंज के अंदर फेलियर तक आना, अगर हो सके तो फिर 8 to 15 करना। अगर आप बिगिनर हो तो फिर 8 to 15 और 10 to 15 ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 6 रैप्स लगाते हो, उसके अंदर आप फेलियर तक आ गए कि भाई ये जो 6 रैप था ये मेरा फाइनल रैप था, अब मैं 7th नहीं लगा सकता, तो फिर चांसेस है कि उन 6 रैप्स में आपने प्रॉपर टेक्निक फॉलो नहीं की होगी, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए जो भी बिगिनर्स होते हैं उनको तो 10 to 15 के बीच में फेलियर तक आना होता है, एंड जो एडवांस होते हैं वो अगर 6 to 15 के बीच में आते हैं तो फिर चल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको ADVANCE की कैटेगरी में आना पड़ता है। एंड ध्यान रखना, आपको हमेशा एक फुल रेंज ऑफ मोशन को फॉलो करना है, कभी भी आधे रेप्स मत लगाना, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रेच होगा उतना ही ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा। जितना ही ज्यादा अच्छे से आप स्ट्रेच करोगे उतनी ही ज्यादा अच्छे से मसल टूटेंगे, उतनी ही अच्छे से फिर अगर आप रिकवरी दोगे तो फिर वो अच्छे से रिकवर होके उनकी साइज और उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अगेन रिकवरी और रेस्ट के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। अभी मेन बात ये है कि आपको अच्छे से तोड़ना सीखना होगा अपने मसल्स को। आपको बस तोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से तोड़ना है अपने मसल्स को। अब जिस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू परफॉर्म रैप्स करेक्टली। लोग रैप्स करते तो है लेकिन उनके रैप्स बहुत ही घटिया होते हैं, मैंने जिम में देखा है। बस अगर आप शोल्डर प्रेस करते हो तो फिर ऐसा ऐसा नहीं करना होता है। ये क्या होता है, इसे शोल्डर प्रेस नहीं बोलते, यहां तक लेकर आना होता है। लेकिन इतनी सिंपल चीजें भी जिम के ट्रेनर्स को भी नहीं पता होता, इसलिए हम लोगों को इस चीज को अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले सबसे फंडामेंटल चीज तो ये है कि आपको कंट्रोल करना होगा अपने वेट्स को। अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो फिर टारगेटेड मसल्स हिट नहीं होंगे एंड उसकी जगह पर आप स्विंग करोगे। अगर आप बाइसेप कर्ल्स करते हो एंड उसके अंदर अगर आप इस तरह से स्विंग लेते हुए बाइसेप कर्ल्स करते हो, क्योंकि आपको 20 kg के डंबल को कुछ ना कुछ करके ऊपर लेकर आना है, तो फिर इससे आपके बाइसेप्स नहीं ग्रो होंगे, लेकिन ईगो, आपका अहंकार अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब जिम में आप अपने अहंकार को खाना खिलाने के लिए जा रहे हो या मसल्स बिल्ड करने के लिए जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज आपके लिए जरूरी है। स्विंग नहीं लेना है,
मोमेंटम को यूज नहीं करना है। सिर्फ वो जो एक टारगेटेड मसल है, अगर आप बाइसेप को ट्रेन करने जाने वाले हो तो फिर वो बाइसेप ही होना चाहिए ट्रेन। अगर वो बाइसेप की जगह पर आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट, आपके ट्राइसेप्स, आपके पैर, इन सभी मसल्स को अगर आप लेकर बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हो तो फिर आपके बाइसेप सेट नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें ठीक ठाक वे में हिट हो जाएगी। इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? ठेंगा। एक भी मसल अच्छे से ट्रेन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। इसलिए हमेशा इंटेंडेड जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स आप असल में यूज करना चाहे आपको उस एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, उन्हीं को आपको यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बाइसेप कर्ल्स में एल्बो जॉइंट यूज होता है, इसलिए एल्बो जॉइंट को यूज करो। इस तरह से अगर आप बाइसेप कर्ल्स करते हो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है भाई, ऐसे ही करना होता है। अगर आप इस तरह से अपने शोल्डर्स को भी यूज करते हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम है आप में। फिर आपको इसेंट्रिक को कंट्रोल करना होगा। इसेंट्रिक मूवमेंट हमेशा आपको स्लो एंड कंट्रोल्ड वे में करनी है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको इसेंट्रिक वर्ड का मतलब याद है। 2 फेजेस होते हैं एक रेपिटेशन के अंदर। सबसे पहला जो मूवमेंट होता है उसे कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, एंड जब हम लोग वेट्स को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जाते हैं तो फिर उसे इसेंट्रिक बोलते हैं। उस इसेंट्रिक मूवमेंट को आपको स्लो एंड कंट्रोल्ड वे में करना है। ग्रेविटी को अपना काम मत करने देना, पकड़ कर रखना वेट्स को, क्योंकि इसेंट्रिक मूवमेंट्स अच्छी खासी हाइपरट्रॉफी क्रिएट कर सकता है। फिर तीसरा रूल ये है कि आपको एक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन रखना होगा। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का मतलब यह है कि पूरी रेंज ऑफ मोशन में वो जो बाइसेप है उसे पकड़ के रखना है। अगर आप इंक्लाइन बेंच बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हो तो फिर पूरे उस रेंज ऑफ मोशन के अंदर आपके बाइसेप से जल रहे होने चाहिए। अगर वो जल नहीं रहे तो फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। बाइसेप्स को पकड़ के रखना है, बस ऐसे ही हिलाना मत, क्योंकि मुझे पर्सनली आता है। अगर आप मुझे बोलोगे कि ये लेट पुल डाउन्स माइंड मसल कनेक्शन के साथ करनी है, एंड फिर आप मुझे बोलोगे कि इस बार लेट पुल डाउन्स माइंड मसल कनेक्शन के बिना बस ऐसे ही कर डाल, तो फिर ट्रस्ट में मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि बैक को एंगेज किए बिना भी मुझे लेट पुल डाउन्स करना आता है। मैं अपने बाइसेप्स के थ्रू भी उस बार को नीचे लेकर आ सकता हूँ। लेकिन अब चूज वापस आपको करना होगा कि आपको अपनी बैक ग्रो करनी है या नहीं करनी। इसलिए माइंड मसल कनेक्शन को हमेशा पकड़ के रखना, हमेशा एक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में अपने आप को इन्वॉल्व करना, ताकि आपको जितने हो सके उतने ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। एंड फुल रेंज ऑफ मोशन एक अच्छी बात है। अगर एक्सेसिव रेंज ऑफ मोशन को यूज करोगे तो फिर चांसेस है कि आप इंजर्ड हो जाओगे। अगर चेस्ट प्रेस के अंदर आपको नीचे लेकर जाना है तो फिर अच्छी बात है, स्ट्रेच लीजिए, थोड़ा ज्यादा नीचे लेकर जाइए। लेकिन हद से ज्यादा नीचे लेकर जाओगे तो फिर आपके शोल्डर में टियर आ सकता है, आपके शोल्डर जॉइंट्स बिगड़ सकते हैं, इंजरी आ सकती है। इसलिए हद से ज्यादा भी रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म मत करना। एंड अगर आपके फॉर्म बार बार कोलैप्स हो रहे हैं, बार बार बिगड़ रहा है आपका फॉर्म, तो फिर चांसेस है कि आप वेट को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वेट्स को कंट्रोल करते हो तो फिर टेक्निक ऑटोमेटिकली थोड़ी ज्यादा पॉलिश्ड हो जाती है। अब हम लोग टेम्पो के बारे में बात करते हैं कि टेम्पो, टाइम अंडर टेंशन, एक मूवमेंट को हमें एग्जैक्टली कितने सेकंड्स तक परफॉर्म करना होता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक टेम्पो फास्ट और स्लो आप कर सकते हो। मतलब जो भी पहली मूवमेंट होगी बाइसेप कर्ल्स में, जब आप अपने हाथों को नीचे से ऊपर लेकर आओगे, उस मूवमेंट को या तो आप जल्दी कर सकते हो या तो फिर स्लो कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इवन अगर आप फास्ट करो तो भी आपको उसको कंट्रोल्ड वे में फास्ट करना होगा। आप ऐसे ही मोमेंटम को यूज करके हाथों को ऊपर नहीं लेकर आ सकते। आपको अगर फास्ट भी लेकर आना हो तो भी अपने बाइसेप्स को प्रॉपर्ली एंगेज करना होगा आपको, तो ही जो अच्छा रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट से, वो आपको मिल पाएंगे। एंड जब आप क्लोज टू फेलियर होंगे, मान लीजिए कि आप सिर्फ 14 रैप्स लगा सकते हो इस इंक्लाइन डंबल प्रेस के अंदर, तो फिर आप जब 12 या तो फिर 13 रैप्स पर होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट होगा, जब आप अपने हाथों को ऊपर लेकर आ रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब आपके बाइसेप्स थक चुके हैं। एंड वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बिगिनर्स को ट्राई करना चाहिए कि वो सारे ही कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स से स्लो ही करें। एंड एडवांस जो भी लिफ्टर्स है, जो 1-2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2-3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अगर फास्ट या तो फिर स्लो करेंगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिगिनर्स को स्लो इसलिए करना चाहिए क्योंकि बिगिनर्स की जो टेक्निक होती है वो उतनी पॉलिश हुई नहीं होती। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट को ज्यादा स्लोली करोगे एंड इसेंट्रिक मूवमेंट को भी स्लोली करोगे तो फिर चांसेस है कि आपकी टेक्निक धीरे धीरे करके पॉलिश होने लगेगी। एंड फिर जब आप भी 2-3 साल हो जाए आपको जिम के अंदर, तो फिर आप भी कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट फास्ट कर सकते हो। फिर इसेंट्रिक टेम्पो आपको हमेशा स्लो एंड कंट्रोल्ड ही करना है। इसमें चाहे बिगिनर हो या एडवांस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसेंट्रिक मूवमेंट स्लो एंड कंट्रोल्ड वे में ही करनी होती है।
ताकि उससे एक ज्यादा टेंशन क्रिएट होगा, इन ज्यादा टेंशन की वजह से ज्यादा ग्रोथ होगा। 2 से 3 सेकंड आपको लेना है पूरी इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। 2 से 3 सेकंड याद रखना एक तरह की विजडम है ये, जो आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाती है। किसी किसी को जब भी आप इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करो तो फिर आपको गिनना नहीं है कि 2 से 3 सेकंड तक मुझे धीरे धीरे करके नीचे लेकर आना है। जब आप बाइसेप कर्ल्स करते हो तो फिर दिमाग के अंदर गिनना नहीं है कि 3, 2, 1, इस तरह से अगर आप काउंट करते हो तो फिर आप अभी एक तरह के बिगिनर हो। जो भी एक एडवांस लिफ्टर होता है वो नॉर्मल ही वेट्स को कंट्रोल करने लगता है, उसको गिनना नहीं पड़ता। जब आप भी गिनना बंद कर दो, आप भी बस ऑटोमेटिकली वेट्स को कंट्रोल करने लगो, तो फिर समझ जाना कि आप अच्छे रास्ते पर हो। अगर आप पॉजेस लोगे तो फिर उसकी वजह से बाउंसिंग एंड चीटिंग हमेशा के लिए निकल जाएगी, वो एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए पॉजेस भी लेने चाहिए। इससे आप एंश्योर कर पाओगे कि वो एक पर्टिकुलर मसल ही टारगेट हो रहा है एंड आप कोई भी मोमेंटम को यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप मोमेंटम को यूज करते हो तो फिर उसे एक पर्टिकुलर मसल के ऊपर मेडिटेट करना मुश्किल हो जाता है। उस पर्टिकुलर मसल को हाइपरट्रोफिक रेंज तक लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजेस लेना 1 से 2 सेकंड का। टॉप एंड बॉटम दोनों ही जगह पर आपको पॉजेस लेने हैं। अगर आप लोगे तो फिर वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। जब भी आप पॉजेस लोगे तो फिर चांसेस है कि जो वजन है वो ज्यादा भारी लगने लगेगा, लेकिन उसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। भले आपको थोड़े कम वेट्स उठाने पड़े, लेकिन पॉजेस जरूर लेना। फिर गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से याद रख लेना। हर एक रैप आपका फर्स्ट रैप जैसा दिखना चाहिए। फर्स्ट रैप कैसा होता है? मक्खन जैसा होता है, क्योंकि हम लोग थके हुए नहीं होते। लास्ट रैप में लोग टेक्निक की बैंड बजा देते हैं, आपको वो नहीं करना है। पहले रैप में जिस तरह से आपने कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट धीरे धीरे परफॉर्म किया था, धीरे धीरे आपने इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म किया था, जो लास्ट रैप है उसमें भी आपको सेम ही चीज फॉलो करनी है। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आपको करना होगा। भले ही आप पार्शियल रैप्स करो, आधे रैप्स करो, लेकिन टेक्निक को तोड़ना मत। सिर्फ कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट की स्पीड चेंज होगी क्योंकि आप फटीग हो जाओगे। इसलिए जब आप लास्ट रैप्स परफॉर्म करोगे तो फिर आपकी कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसेंट्रिक मूवमेंट आपको स्लोली परफॉर्म करना है। एंड स्लॉपी रैप्स अगर आप परफॉर्म करोगे अच्छे से, उस एक मसल को टारगेट नहीं करोगे एंड मोमेंटम एंड स्विंगिंग की आप सहारा लोगे, तो फिर चांसेस है कि आपने फालतू के रैप्स परफॉर्म किए हैं एंड उससे कोई भी रिजल्ट्स मिलने नहीं वाले। इसलिए कभी भी वेस्टेड रैप्स को परफॉर्म मत करना, बेकार में आप जिम के अंदर टाइम पास करोगे। इसलिए इस पूरे वीडियो का इंटेंशन यही है कि आपको ये समझाना कि रैप्स ज्यादा मैटर करते हैं, जितना आप सोचते हो उससे भी ज्यादा मैटर करते हैं। इसलिए रैप्स को हल्के में मत लेना। एंड हाई क्वालिटी रैप्स इज इक्वल टू बेटर गेन्स। अगर आप अच्छे रैप्स करोगे तो फिर गेन्स भी ज्यादा आएंगे। हर रैप अच्छा होना चाहिए। लास्ट चीज ये है कि कंसिस्टेंट अगर आप रहोगे तो फिर आपकी प्रोग्रेस ठीक ठाक होगी, लेकिन वो सबसे निचली कैटेगरी के लोग हैं। सिर्फ कंसिस्टेंसी से आपको सारी चीजें नहीं मिल सकती, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ साथ अगर आप गोल्डन रूल्स को फॉलो करोगे, इन सभी रूल्स को फॉलो करोगे, तो फिर आपके गेन्स अच्छे खासे इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन गोल्डन रूल्स होंगे लेकिन उसके साथ साथ रेस्ट एंड डाइट नहीं होगा, तो फिर अगेन आपकी जो मसल गेन की स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप गोल्डन रूल्स के साथ साथ रेस्ट एंड डाइट पर भी फोकस करोगे तो फिर आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो खतरनाक रहेगी। इसलिए गोल्डन रूल्स के साथ साथ रेस्ट एंड डाइट को भी साथ में लेकर चलना।